राधे राधे प्रिय दर्शकों। 65 वर्षीय उमाकांत जी की दोनों किडनी फेल होने की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ। आज उनका ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया था। उमाकांत जी अब होश में थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका दामाद उनके पास बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उनके बेटा और बहू, जिन्हें पहले ही पता था कि उमाकांत जी की किडनी खराब है, तो वह उनसे पीछा छुड़ाकर अपने से दूर कर दिए थे। तो फिर आश्चर्य की बात यह है कि उमाकांत जी की जान बचाने के लिए उमाकांत जी को अपनी किडनी कौन डोनेट किया। तो इस बात का पता लगाने के लिए दोस्तों चलते हैं कुछ महीने पहले। उमाकांत जी गांव में रहा करते थे। उनकी खेती बाड़ी और पार्ट टाइम की नौकरी थी। उमाकांत जी की पत्नी वृद्धावस्था के कारण बीमार रहने लगी थी। उमाकांत जी जो एक किराने की दुकान पे पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, वही पैसे की सेविंग थी उनके पास। पत्नी जब बीमार हुई तो उनके सारे पैसे पत्नी की बीमारी में लग गए। उसके बाद भी वह अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। पत्नी के देहांत के बाद उमाकांत जी अकेले पड़ गए। उमाकांत जी का एक बेटा और एक बेटी। बेटा पढ़ लिख कर दिल्ली में नौकरी करने आया, फिर अपना ब्याह करके वहीं दिल्ली में ही सेटल हो गया। बेटे ने ही बताया कि पापा, एक अच्छा लड़का दिल्ली में है। तो उसने अपनी बहन की शादी भी उसी शहर में करवा दिया था। हालांकि दोनों का घर दूर दूर था, लेकिन शहर एक ही था। इसीलिए बेटे ने कहा, पिताजी, अब आप यहाँ अकेले रह रहे हो तो कुछ दिन के लिए मेरे साथ दिल्ली चलो। उमाकांत जी दिल्ली आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको अपना घर अकेला खाने को दौड़ता था। और फिर दिल्ली शहर में उनका बेटा और बेटी दोनों ही थे। तो उन्होंने सोचा, बच्चों के पास मेरा भी मन लगा रहेगा। कभी बेटी से मिल लूंगा तो कभी बेटे के पास रहूंगा। यह सोचकर वह दिल्ली शहर में रहने तो आ गए। कुछ दिनों तक उनकी बहू उनके साथ अच्छा व्यवहार की, लेकिन वह अपने ससुर को ज्यादा दिनों तक बैठाकर खिला नहीं सकी। जब उसका पति ऑफिस चला जाता तो इधर उमाकांत जी की बहू नेहा अपने ससुर से घर के सारे काम करवाने लगी। शुरू में गांव से आए थे तो उनकी एनर्जी भी काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शहर का हवा पानी लगते ही सूट नहीं किया। उनको कमजोरी सी महसूस होने लगी और इसकी वजह ये थी कि बहू उन्हें समय से खाना नहीं देती थी। अपने घर में वह अपनी पत्नी के हाथों का 3 टाइम का बना भोजन करते थे। शुद्ध हवा, शुद्ध खाना। उनका शरीर मजबूत था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें बहू दोनों टाइम का बचा हुआ खाना देती थी। घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, सारा काम करवाती। बाहर सब्जियां लेने भेज। नेहा अपने ससुर को परेशान करने के लिए कई बार मार्केट भेजती थी। वह चाहती थी कि यह बुढ़ा परेशान होकर खुद ही कह दे कि मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ। यदि चाय पत्ती मंगवाना है तो वह सिर्फ चाय पत्ती ही मंगवाती थी। बाकी का सामान नहीं देखती थी कि कुछ और घटा है कि नहीं। फिर चाहे आते ही उसे याद आए कि घर में नमक नहीं है, तो वह तुरंत बाबूजी को भेज देती थी। बाबूजी इतना जल्दी कमजोर होने वाले नहीं थे, लेकिन समय से खाना और शरीर को पोषण ना मिलने की वजह से उन्हें रात को बुखार रहती, पूरा दिन शरीर में दर्द रहता। उनका बेटा संदीप भी उनका ध्यान नहीं देता था। वह कभी संदीप से बात करने की कोशिश भी करते तो शुरू में ही बोल देता, बाबूजी, छोटी छोटी बातों पर आप जब कंप्लेन करेंगे तो हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। बाबूजी, यह शहर है, यहाँ हर चीजों की महंगाई है और हम दोनों काम करते हैं, कमाते हैं। आप यदि घर में बैठे हो, थोड़े एक दो काम कर भी दिए तो उसमें क्या बुराई है। इसीलिए उमाकांत जी संदीप से अब कोई शिकायत भी नहीं करते थे। उमाकांत जी को दिल्ली आए हुए 4 महीने हो चुके थे। दीपावली नजदीक आ रही थी।
वैसे तो नेहा हर साल घर की सफाई के लिए कोई सफाई वाला लगाती थी, लेकिन इस साल उसने सोच लिया जब मेरे पास एक एक्स्ट्रा खर्च है, घर बैठे बैठे ससुर को खिला रही हूँ, फिर सफाई वाले को मैं पैसा क्यों दूं। इसीलिए उसने सुबह से ही अपने ससुर को सफाई के कामों में लगा दिया। पहले तो स्टोर रूम की सफाई, फिर हॉल की। जब किचन में खाना बन गया तो किचन में झाड़ू पोछा करते करते काम 2 बज गया। लेकिन बहू ने अभी तक ससुर को कुछ खाने को नहीं दिया था। वह तो किचन में खाना बनाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसने बहाना बना दिया कि मेरा सर दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, मेरी इस समय पर तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी घर तो आपका भी है, आप अगर सफाई कर देंगे तो हमारे ही पैसे बच जाएंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होते ही मैं खाना बनाऊंगी तो आपको भी दूंगी। उधर नेहा किचन में खाना बनाई थी, अपने पति को टिफिन दे दी और वो खुद खाकर सोने चली गई थी। पूरा दिन काम करने के बाद उमाकांत जी इतना थक गए थे कि उनका हाथ पैर थर 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 कांप रहा था। खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी हिम्मत अब नहाने की भी नहीं थी। एक तो उनके पेट में भी कुछ नहीं था और दूसरे काम का। उमाकांत जी अपने कमरे में गए और जमीन पर ही लेट गए। उनकी कब आंख लग गई, विशुद्ध हालत में वह रात भर ऐसे ही पड़े रहे। उनकी बहू को जरा भी तरस नहीं आया कि वह पता करे कि सफाई करने के बाद आखिर बाबूजी गए कहाँ। सुबह जब उनका लड़का बाबूजी को उठता हुआ नहीं देखा तो बाहर से ही आवाज दिया, बाबूजी तो रात को भी नहीं दिखाई दिए थे, क्या है हाल। वह सुबह चाय लेकर कमरे में गया तो बाबूजी जमीन पर ही बेहोशी की हालत में पड़े थे। संदीप उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। चेकअप के बाद पता चला कि उमाकांत जी की दोनों किडनी फेल हो चुकी है। यह सुनकर उसे बहुत झटका लगा। अरे, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा कि बाबूजी को दवाइयाँ करवाऊंगा। यह बात उसने अपने पिताजी को बताया ही नहीं। डॉक्टर से कहा कि मैं बाद में सारी तैयारी करके आऊंगा तो ऑपरेशन करवाऊंगा। घर आया, अब वह बहुत परेशान था। इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे। अपनी पत्नी को भी बताया। फिर दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि तुम ऐसा करो कि बाबूजी को इनकी बेटी संध्या के पास छोड़कर आओ। बोल देना कि संध्या ने फोन किया था कि बाबूजी को घुमाने लेकर आ जाओ। दोनों पति पत्नी को यह बात सही लगी। संदीप अपने पिताजी को लेकर अपनी बहन संध्या के घर पहुंच जाता है। बार बार डोरबेल बजा रहा था। अंदर से संध्या की सास ने कहा, देख तो बहू, कौन है, लगता है कि दरवाजा तोड़ के अंदर आएगा। संध्या जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अपने भाई और पिताजी को देखकर खुश हो जाती है। मम्मी जी, मेरे पापा और मेरे भैया आए हैं, आइए आइए अंदर आइए। वह अंदर लाकर अपने पिताजी और भाई को बैठाती है। भाई का चेहरा उदास था, वहीं बीमारी की वजह से पिताजी का भी चेहरा उदास था। संध्या ने कहा, सब ठीक तो है ना भैया। हाँ हाँ, सब ठीक है संध्या। वो क्या है ना कि बाबूजी काफी टाइम से कह रहे थे कि मुझे संध्या से मिलना है, इसीलिए मैं बाबूजी को तेरे पास कुछ दिन के लिए छोड़ने आया हूँ। उधर तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज्यादा दिन रुकूंगा नहीं। यदि तू कहे तो मैं बाबूजी को यहाँ छोड़कर जाता हूँ। संध्या ने कहा, इसमें कहने की क्या बात है भैया, जितने आपके पिताजी हैं उतने मेरे भी हैं। आप इन्हें बेफिक्र होकर छोड़कर जाइए मेरे पास, और आप भाभी का ध्यान रखिए, मैं पिताजी को संभाल लूंगी, लेकिन चाय पानी पीकर जाइए। संदीप ने कहा, नहीं नहीं संध्या, उधर भाभी की तेरे तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल्दी से उसके लिए भी दवाइयाँ और कुछ खाने को लेकर जाना है, उसके बाद मैं ऑफिस भी जाऊंगा। यह कहकर संदीप वहां से हड़बड़ी में निकल गया। संध्या अब अपने पिताजी के पास ही सोफे में बैठ गई और पूछने लगी, पापा, आप कैसे हो, कितना मुरझा गए हो। आप गांव में थे
तो अच्छे भले चंगे दिखते थे। ऐसा लग रहा है कि आपको दिल्ली की हवा सूट नहीं कर रही है। उमाकांत जी क्या कहते कि उन्हें दिल्ली की हवा कमजोर कर दी या बहू के अत्याचार ने। संध्या किचन में गई और अपने पिताजी के लिए साबूदाना का पापड़, आलू का चिप्स ताजा ताजा फ्राई करके लाई। पिताजी ने एक दो टुकड़ा मुंह में डाला और कहा, संध्या मेरा कुछ खाने का मन नहीं है बेटा, मुझे आराम करना है। तो संध्या उन्हें मेहमानों वाले कमरे में लेकर गई और बोली, बाबूजी आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो उमाकांत जी ने कहा, संध्या क्यों फालतू परेशान हो रही है बेटी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। वैसे भी मैं 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। यह अपने पिताजी के मुंह से सुनकर संध्या वहीं बैठ गई और कहने लगी, क्यों बाबूजी, आपने 2-3 दिन से क्यों नहीं खाया? बस ऐसे ही संध्या, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। नहीं बाबूजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। भले ही तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन भाभी अगर आपके मनपसंद का बनाकर देती, तो आप जरूर थोड़ा कुछ खा लेते। सच सच बताइए पापा, क्या भाभी की तबीयत खराब है? तो पापा ने कहा, नहीं बेटा, खराब तो मेरी किस्मत है, जो तेरी माँ के जाने के बाद मैं शहर आ गया। तेरी भाभी तो मुझ पर जो जुल्म ढाही है, वो शायद कोई दुश्मन किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर उमाकांत जी ने अपनी सारी आप बीती अपनी बेटी को बता दिए। तभी उनकी नजर सामने दरवाजे पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि उनका दामाद गौरव दरवाजे पर खड़ा था। वह थोड़ा सकपका सा गए कि मैंने ये क्या कर दिया। सब कुछ संध्या को बताने के चक्कर में दामाद जी ने सब सुन लिया। उन्होंने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहूंगा। मैं थोड़ा आराम से चलने फिरने लायक हो जाऊंगा तो तू मुझे गांव भिजवा दे। अब मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता। बेटी तू मेरे ऊपर सिर्फ इतना ही एहसान कर दे कि मुझे मेरे गांव में छुड़वा दे। गौरव पास आते हुए कहा, पापा जी, जितना आप संध्या के पिताजी हैं, उतना ही आप मेरे पिताजी भी हैं। भगवान ने मेरे सर से पिताजी का साया तो छीन लिया है, लेकिन आपको मैं अपना पिताजी ही मानता हूँ। फिर आप मुझे देखकर संकोच में क्यों पड़ गए? मैंने सारी बातें सुन लिया है। आपको अब ना अपने बहू और बेटे के पास जाने की जरूरत है और ना ही गांव में। मैं आपका ध्यान रखूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? यह बातें गौरव की माँ ने भी सुन लिया, तो वह गुस्से से बोली, हाँ हाँ, तेरी कमाई से तो घर का खर्च अच्छे से चलता नहीं है और तू अपने ससुर का ध्यान रखेगा। अरे जब वह कह रहे हैं कि उन्हें गांव जाना है, तो तुम लोग उन्हें गांव छोड़ क्यों नहीं देते? वह अपना गांव में आराम से रह लेंगे। एक तो यहाँ 3 कमरे हैं, रहने की जगह नहीं है, ऊपर से तू अपने ससुर को भी यहाँ लाकर रख लिया। उमाकांत जी ने कहा, समधन जी ठीक ही तो कह रही हैं। यह दिल्ली शहर है, यहाँ लोगों को अपने रहने के लिए जगह नहीं है, तो किसी बीमार को कितने दिन लाकर रखेंगे? और वैसे भी भगवान ना करे कभी किसी को बेटी के घर रहना पड़े। बेटी तो पराया धन ही होती है। मैं खुद ही बेटी के घर नहीं रहना चाहता। बेटा गौरव, मेरे ऊपर तुम ही इतना एहसान कर दो कि मुझे मेरे गांव की किसी भी गाड़ी में बैठा दो, मैं खुद से ही चला जाऊंगा। गौरव ने कहा, पिताजी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप माँ की बातों का बुरा मत मानिए। ये सब बातें चल ही रही थी कि उमाकांत जी के दाईं तरफ पेट के नीचे जोर का दर्द उठा। उमाकांत जी दांतों को दबाते हुए उस दर्द को छुपाना चाहते थे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से यह पता चल गया कि उमाकांत जी अब नॉर्मल नहीं हैं। वह उस दर्द को छुपा नहीं पाए। जब गौरव उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, उनके पेट की सारी चेकअप हुई, तो जाकर पता चला कि इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। जल्दी से जल्दी इन्हें एक किडनी अगर डोनेट नहीं किया गया, तो यह मर भी सकते हैं। यह सुनकर उमाकांत जी घबरा गए कि अब क्या होगा, लेकिन उससे ज्यादा उनकी बेटी परेशान हो गई कि पिताजी की ये हालत है। तभी भैया इस तरह से अपना पीछा छुड़ाकर पिताजी को छोड़कर गया
अब पिताजी को क्या करें? वह अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गई। तो गौरव ने कहा, संध्या, मेरे रहते हुए तुम अपने पिताजी को किडनी क्यों दोगी? फिर गौरव ने अपने ससुर को जाकर डॉक्टर से बात करके सारी चेकअप करवाने के बाद किडनी देने के लिए तैयार हो गया। और संयोगवश सब चेकअप के बाद गौरव की किडनी लग भी गई। जब ऑपरेशन सक्सेस हो गया, ऑपरेशन के बाद जब उमाकांत जी को होश आया, तो वह अपने बेड में लेटे हुए धीरे धीरे आंखें खोले तो क्या देखते हैं कि उनका दामाद गौरव उनके पास खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। तो उमाकांत जी ने कहा, बेटा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आज यदि मैं जिंदा हूँ तो मैं किसकी वजह से, मुझे किडनी किसने दिया? गौरव ने कहा, पापा जी, आपको यह सब जानने की क्या जरूरत है? बस आप ठीक हो गए हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं बेटा, मुझे बताओ, किसने ये इतना बड़ा कदम उठाया? कहाँ है बेटा और बहू कहाँ है? मुझे पक्का यकीन है कि बेटे ने ही दिया होगा। नहीं पिताजी, यह किडनी तो गौरव ने दिया है। संध्या दरवाजे से अंदर आती हुई कहती है। उमाकांत जी कहते हैं, तुमने ये क्या किया बेटी? तुमने दामाद जी का कर्जदार मुझे बना दिया। फिर वह अपने दामाद जी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। दामाद जी, आपने तो बेटे से भी बढ़कर फर्ज निभाया है। उमाकांत जी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं, तो अब ना जाने उनकी समधन भी उनका बहुत प्यार और सम्मान के साथ स्वागत करती हैं। उनके साथ अच्छे से बातें करती है। संध्या उनका बहुत ध्यान रखती है। अच्छी देख रेख और अच्छे खान पान की वजह से उमाकांत जी ठीक होने लगते हैं। गौरव भी अब स्वस्थ हो रहा था, क्योंकि उसे भी अच्छे पोषण की जरूरत थी। एक दिन एक व्यक्ति घर में आकर कहता है कि गौरव, पूरे 2 महीने हो चले हैं, मुझे अब मेरे दिए हुए पैसे वापिस कर दो। तुमने तो सिर्फ 1 महीने का समय दिया था। गौरव ने कहा, आप थोड़ा धीरे बात करिए, घर के सभी परिवार वाले घर में ही हैं, वह सुन लेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। वह कहता है, मैं ये सब नहीं जानता, यह सब तुम्हारी परेशानी है, तुम मुझे मेरे पैसे वापिस कर दो। हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन का समय दे रहा हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति चला जाता है। अब गौरव चिंता में पड़ जाता है कि मैं 10 दिन में पैसे कहाँ से लाकर दूंगा। तो उमाकांत जी कहते हैं, बेटा, तुम बताओ क्या परेशानी है? मुझसे मत छुपाओ, बहुत हो गया। तुमने बेटे का फर्ज निभाया और मुझे भी पिता का फर्ज निभाने दो। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो फिर गौरव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, बस मैंने थोड़ा पैसे ही लिए थे, वही चुकाना है। तो मैं अब वापिस से अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा और सारे पैसे चुका दूंगा। उमाकांत जी ने कहा, तुम्हें अभी ड्यूटी पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। मैंने शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए थे। पहले तो वह मेरे पैसे, उसमें से कोई आमदनी नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसमें अच्छे पैसे मिल गए हैं। मुझे जितना लगाया था उसका 4 गुना ज्यादा मिला है। तो तुम यही पैसे निकाल कर उसे दे दो। पहले तो गौरव ने बहुत मना किया, लेकिन उमाकांत जी ने कहा, यह पैसे भी मेरी ही दवाइयों में लगे हैं, तो फिर मेरे पैसे मेरे ही जीवन में लग रहे हैं, तो तुम इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? संध्या भी कहने लगी कि पापा इतना कह रहे हैं तो ले लो, फिर जब होगा तो वापिस कर देंगे। गौरव उन्हीं पैसों से कर्ज चुका देता है। उमाकांत जी अब पहले से बहुत अच्छे और स्वस्थ हो चुके थे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं कोई नौकरी कर सकता हूँ। मैं गांव में बड़ी मेहनत करता था और मेरी बाजुओं में आज भी मेहनत करने की ताकत है। संध्या ने कहा, पिताजी, आप में इतनी काबिलियत है कि आप कोई अपना बिजनेस चला सकते हैं। फिर आप दूसरे के अंदर में नौकरी क्यों करेंगे? आप कोई अपना बिजनेस या अपनी कंपनी ही शुरू कीजिए। उमाकांत जी ने भी सोचा
बेटी बोल तो ठीक ही रही है। इस शहर में यदि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे कामयाबी मिलेगी। उमाकांत जी के शेयर मार्केट के पैसे अभी भी बचे हुए थे। फिर थोड़ी सी मदद संध्या ने भी कर दिया। उमाकांत जी ने अपनी एक छोटी सी कंपनी डाल दी। गौरव मैनेजर के रूप में काम करने लगा। एक दो और वर्कर रख लिए। धीरे धीरे उमाकांत जी की कंपनी चलने लगी और एक दिन ऐसा आया कि 6 महीने में ही अच्छी से अच्छी आमदनी होने लगी और उन्हीं पैसों से बिजनेस को बढ़ाते रहे। धीरे धीरे उमाकांत जी का इतना आमदनी होने लगा कि जिस छोटे से घर में वह लोग रहते थे, तो आज उनके पास एक बड़ा सा घर और खुद की गाड़ी भी हो गई थी। उमाकांत जी की यह सब मेहनत और परिश्रम को देखकर एक दिन गौरव की माँ उन्होंने भी कह दिया कि जिस समधी जी को मैं शुरू में बोझ समझती थी, उन्हीं समधी जी की काबिलियत की वजह से आज हम लोग इतने बड़े घर में रहने आए। नहीं तो वही 3 कमरे के छोटे से घर में परेशान से रहते थे। उमाकांत जी ने कहा, यह मेरी अकेले की मेहनत नहीं है समधन जी, इसमें आपके बेटे गौरव का पूरा योगदान है। आज यदि गौरव नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। जो भी है सब गौरव की वजह से है। उमाकांत जी के दिन अब बदल चुके थे। वहीं उमाकांत जी के बेटा संदीप और नेहा के भी दिन बदल चुके थे। संदीप ऑफिस में घूस लेते हुए पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी। वह कई जगहों पर इंटरव्यू भी देकर आया था, लेकिन वहां से उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। एक दिन वह पेपर में विज्ञापन ही देख रहा था कि उसे एक नौकरी मिल गई, मैनेजर का पद खाली है। यही बात वह अपनी पत्नी को बताया तो नेहा भी कहने लगी कि मुझे भी साथ में लेकर चलो, हम दोनों इंटरव्यू देंगे। हो सकता है दो में से एक को किसी को तो नौकरी मिल ही जाएगी। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी इंटरव्यू के समय पर पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहले से ही एक बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति वहां पर नौकरी के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए बैठा है। उसके बाजू में नेहा बैठते हुए कहती है, लगता है यह बुढ़ा भी नौकरी के लिए ही आया है। संदीप उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। इतने में एक लड़की पूजा भी आकर बैठ जाती है। संदीप उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे ही पड़ जाता है। नेहा उसकी बेइज्जती करने लगती है। वह यह सोचती थी कि यह चला जाए ताकि हम दोनों को ही नौकरी मिले। तो वह कहती है, अरे इस उम्र में कोई नौकरी करता है? देखो, ये इसकी कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, कैसे फटे पुराने कपड़े और एक हाथ में बैसाखी। यह मैनेजर की कुर्सी पर बुढ़ा कैसे लगेगा? और फिर दोनों पति पत्नी ताली देकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आगे की कुर्सी में बैठा वह व्यक्ति वॉशरूम के लिए चला जाता है, तो नेहा उसकी कुर्सी में जाकर बैठ जाती है। वह व्यक्ति वापिस आकर कहता है, मैडम, मैं इस कुर्सी में बैठा था, पहला नंबर मेरा है। तो नेहा कहती है, जब तक आप बैठे थे तो आपकी कुर्सी, अब मैं बैठ गई तो मेरी कुर्सी। और फिर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। वह व्यक्ति पीछे की कुर्सी में जाकर बैठने लगता है, तो जो नेहा तीसरी कुर्सी में बैठी थी, वह कहती है, अंकल जी, आप मेरी कुर्सी में बैठ जाइए। इन दोनों के बाद ही तो आपका नंबर आ सकता है। कोई बात नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा होगा मुझसे। अगर आपको इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है, आपको मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यह कहकर पूजा सबसे लास्ट में बैठ जाती है। फिर कुछ ही टाइम के बाद एक मैडम आती है और वही बूढ़े व्यक्ति को कहती है कि पहला नंबर किसका था? आप बैठे थे ना? तो आप आ जाइए। बूढ़े व्यक्ति को पहले ही अंदर ले लिया जाता है। नेहा दोनों शोल्डर ऊपर करके मुंह बनाती है। फिर वही औरत बाहर आकर कहती है, आप तीनों लोग साथ में आ जाइए। बॉस के पास ज्यादा समय नहीं है इंटरव्यू लेने का। जब संदीप, नेहा और पूजा तीनों अंदर जाते हैं, तो नेहा उस बूढ़े व्यक्ति को
बॉस की कुर्सी पर बैठे देख मुंह में हाथ रखकर हंसने लगती है। लगता है यह बुढ़ा बिना इंटरव्यू दिए ही मैनेजर बन गया। अब संदीप के समझ में कुछ आ रहा था। उसने कहा, चुप कर नेहा, ऐसा लग रहा है कि यही बॉस है। लेकिन नेहा संदीप की बात नहीं मानती और हंसे जा रही थी। धीरे से वह बूढ़ा व्यक्ति अपने चेहरे से दाढ़ी हटाने लगता है, जिसकी वजह से अभी तक उसका चेहरा ढका हुआ था, और सिर में जो गंदे बिखरे बाल वाली टोपी लगाया था उसे भी निकाल देता है, और जो पुरानी फटी हुई जैकेट पहना था उसे भी निकाल देता है। इसके बाद जो नेहा देखती है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। संदीप, यह तो तुम्हारे बाबूजी हैं। यह क्या नाटक लगा रखे हैं? तो वो मैडम जो अब तक सबको इंटरव्यू के लिए बुला रही थी, कहती है, मैडम आप तमीज से बात कीजिए, यह इस कंपनी के मालिक हैं। उमाकांत जी कहते हैं, हाँ, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। मैं बाहर सबका इंटरव्यू ही ले रहा था। तुम दोनों का भी इंटरव्यू हो चुका है, अब बस फैसला सुनाना बाकी है। मैंने सोचा था कि समय के साथ साथ तुम लोग बदल जाओगे, लेकिन तुम लोग कभी भी नहीं बदल सकते, और ना ही किसी के प्रति दयाहीनता की भावना रख सकते। तुम लोग इस नौकरी के लायक नहीं हो। यह नौकरी मिस पूजा को दी जा रही है। पूजा ने इतना तो समझा कि किसी व्यक्ति के ऊपरी दिखावे से उसके अंदर के ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा सकती। अब संदीप और नेहा गिड़गिड़ाकर कहने लगे, बाबूजी, हम बहुत परेशान हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो, नौकरी छूट गई, घर बिक गया है, लाखों का कर्ज चढ़ गया है, हमें इस नौकरी की जरूरत है। बाबूजी ने कहा, मैंने तुम दोनों को देखकर पहले यही सोचा था कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं नौकरी बेटे और बहू में से किसी एक को दे दूंगा। लेकिन तुम लोग इस जन्म में कभी नहीं सुधर सकते, और ना ही इस नौकरी के लायक हो। मुझे एक शरीफ ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। तुम्हारे जैसे अहंकारी, किसी बूढ़े लाचार पर दया ना करने वाले, हर वक्त सिर्फ अपना मतलब देखने वाले ऐसे व्यक्ति की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। इतना कहकर उन्होंने उनकी फाइल उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, यहाँ से तुम लोग चले जाओ। यह नौकरी मिस पूजा को मिल चुकी है। पूजा और नेहा दोनों हाथ जोड़कर फिर से बाबूजी के पैरों में गिरने ही वाले थे कि वहां पर जो एक मैडम थी, उन्होंने कहा, सर ने एक बार मना कर दिया तो आप लोगों के समझ में नहीं आता, गार्ड को बुलाकर धक्के मार के निकलवाना पड़ेगा क्या? अब नेहा और संदीप समझ गए थे कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए दोनों अपनी फाइल उठाए और चुपचाप वहां से निकल गए। उमाकांत जी दिल ही दिल में बहुत दुखी थे कि हमने ऐसी औलाद को जन्म दिया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, उमाकांत जी को अपने बेटे बहू को माफ कर देना चाहिए या कि नहीं? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक दूसरी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।